वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 की अगर बात की जाए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जो दूसरा पेपर है उसमें वैकल्पिक करके दिया जाता है, मतलब कि कई विकल्प होते हैं पढ़ने के लिए। तो आप चाहो तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ो, यानी कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आज का जो वीडियो है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कुछ वैकल्पिक में जैसे प्रारंभिक सांख्यिकी भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे वैकल्पिक 1 में आपको प्रारंभिक सांख्यिकी यानी एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना होता है, तो उसको भी मैं हो सकता है चर्चा कर दूं। हालांकि लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालय में यही आपका पेपर चलता है और यही अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, तो आपका भी यही होगा। आप देख लीजिएगा, जो भी होगा आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। बाकी आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स का पेपर 2 बीए पंचम सेमेस्टर यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर, बीए थर्ड ईयर। कुछ नहीं पढ़ा अभी तक तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा या इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भुगतान संतुलन से क्या आशय है? भुगतान संतुलन क्या होता है? संतुलन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि तालमेल, सामंजस्य बैठा रहना। अब तालमेल किस में बैठना? भुगतान और प्राप्तियों में, यानी कि लेनदारियों में और देनदारियों में क्या होता है, जब संतुलन होता है उसी को भुगतान संतुलन कहते हैं। तो जब देश में क्या होता है, किसी भी देश में देनदारियां यानी जो भुगतान होता है वो लेनदारियों यानी प्राप्तियों से अधिक हो जाती हैं, यानी प्राप्तियों से अधिक क्या हो जाती हैं, देनदारियां, यानी कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है और प्राप्ति कम हो रही है, तो ये क्या होता है, ये भुगतान संतुलन को प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहते हैं कि नहीं, भुगतान संतुलन ठीक नहीं है। भुगतान संतुलन तब ठीक माना जाएगा जब देनदारियां जो होती हैं वो कम हों और प्राप्तियां यानी लेनदारियां ज़्यादा हों। लेकिन भुगतान संतुलन की अगर बात की तो प्रतिकूल या भुगतान संतुलन को प्रतिकूल कहा जाता है तब जब देनदारियां आपकी ज़्यादा हो जाएं और प्राप्तियां यानी लेनदारियां कम हो जाएं, तो इसमें क्या होता है, ये प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन जब यही उल्टा होता है, यानी जब देनदारियां यानी भुगतान जो होता है उसकी अगर बात की जाए, भुगतान लेनदारियों यानी प्राप्तियों से कम हो जाता है या कम होती है, तो उस स्थिति में भुगतान संतुलन अनुकूल माना जाता है। और यही भुगतान संतुलन की परिभाषा आप बता सकते हैं कि भुगतान संतुलन का सीधा सीधा मतलब होता है कि देनदारियां जो होती हैं यानी कि भुगतान जो होता है या खर्चा आपका वो कम हो और लेनदारी यानी कि जो आपका मुनाफा हो ज़्यादा हो, तो भुगतान संतुलन ये बेहतर तरीके से भुगतान संतुलन की परिभाषा के दृष्टि से सटीक बैठता है। कहा जाता है कि मतलब भुगतान संतुलन इसी को कहा जाता है। संक्षेप में, यदि भुगतान संतुलन की देनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों को सोना देना पड़ता है या अल्पकालीन कर्जे लेने पड़ते हैं, तो भुगतान संतुलन विपक्ष का होता है, यानी भुगतान संतुलन दूसरे देश का होता है या आपके जो मतलब कंपटीटर होते हैं या आपके जो सामने देश हैं या आपके प्रत्यक्ष रूप से जो आपसे कंपटीशन वाले देश हैं तो उनका होता है, यानी कि जो विपक्ष होता है उसका संतुलन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप विदेशों को सोना देते हैं और या कर्जा आप विदेशों से लेते हैं तो फिर भुगतान संतुलन ठीक नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि लेनदारी को पूरा करने के लिए विदेशों से आपको सोना प्राप्त होता है या विदेशों को अल्पकालीन आप ऋण देते हैं, तो भुगतान संतुलन पक्ष का यानी कि ठीक ठाक माना जाता है। तो ये भुगतान संतुलन होता है। आपके समझ में आ गया होगा। बेनहम महोदय बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं। कहते हैं कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसका शेष विश्व के साथ एक समय की अवधि में किए जाने वाले जो मौद्रिक यानी रुपए पैसे का जो लेन देन होता है उसी का विवरण है। जबकि एक देश का व्यापार संतुलन जो होता है एक निश्चित अवधि में उसके आयातों और निर्यातों की भी संबंध होता है। तो भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन किसी देश का शेष विश्व यानी जितने भी और देश हैं उसके साथ एक समय की अवधि में या एक समय में, एक टाइम में किए जाने वाला जो मौद्रिक लेन देन होता है, रुपए पैसे का आदान प्रदान होता है, उसी का विवरण होता है भुगतान संतुलन। ये किसने बताया? बेनहम महोदय ने बताया। लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि एक देश का व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों में बड़ा अंतर होता है। व्यापार संतुलन में क्या होता है कि एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में
जो दूसरे देश या शेष विश्व का जो देश है उनके आयात और निर्यात, कितना बेचा आपने सामान और कितना सामान आपने खरीदा, इस पर डिपेंड करता है, वो होता है व्यापार संतुलन। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सामान बेच रहे हो तो आप समझिए कि संतुलन ठीक ठाक है, आप बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादा सामान खरीदना आपको पड़ रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका मतलब व्यापार संतुलन, वो व्यापार आपका संतुलित नहीं है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे आपका होता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन में क्या होता है, मौद्रिक लेन देन का विवरण होता है, वो एक समय की अवधि के भीतर आपने क्या कितना खर्चा किया, कितना आपने सोना लिया और कितना सोना आपने दिया, या कितना आपने विदेशों से कर्जा लिया या विदेशों को आपने कितना कर्जा दिया, इन्हीं सभी का तालमेल ही आपका भुगतान संतुलन कहा जाता है। ये बेनहम महोदय कहते हैं। वाल्टर कासे कहते हैं कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों यानी उस देश में रहने वाले लोगों और शेष विश्व के निवासियों यानी कि जो और बाकी दुनिया के देश, मान लेते हैं भारत के निवासी हम लोग और पूरे दुनिया के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में, यानी कि एक समय होता है, उस समय में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक मतलब जो रुपए पैसे का जो लेन देन होता है उसी का एक व्यवस्थित विवरण होता है भुगतान संतुलन। निश्चित तौर पर आपको भुगतान संतुलन के बारे में आपको पता चल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। मुक्त व्यापार से क्या आशय है? मुक्त व्यापार क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। जिसको आप बोलते हैं एकदम से फ्री ट्रेड, जिसको आप बोल सकते हैं। तो मुक्त व्यापार की अगर बात की जाए तो मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक व्यवस्था होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक ऐसी अवस्था होती है या वह अवस्था होती है जब किसी देश की सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात निर्यात पर यानी कि जो है खरीदने बेचने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, तो उसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। आप किसी भी देश में जाएं और किसी भी देश में आप व्यापार करें, उसको लेकर के कोई रोक टोक आपको ना लगाई जाए। व्यापारी और नागरिक स्वतंत्र रूप से किसी भी देश में कोई भी वस्तु या सेवा का आयात कर सकें, यानी कि खरीद सकें, बेच सकें, और देश में उत्पादित किसी भी वस्तु या सेवा को विदेशों में जा करके बेच सकें। तो इसलिए कोई सामान आप विदेशों से खरीद पाएँ और कोई सामान विदेशों को आपके यहाँ पर अगर हो रहा है तो उसको आप बेच पाएँ विदेशों में जा करके, तो ये होता है फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि मुक्त व्यापार क्या है। यानी कि अगर आप भारत के हैं, भारत में आपने गेहूं उपज किया, अब आप गेहूं भारत में ही बेच सकते हैं, लेकिन अब गेहूं अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में जाकर के बेचेंगे तो आपका गेहूं महंगा बिकेगा, तो आप पाकिस्तान जाकर के गेहूं बेचिए। तो अगर आप पाकिस्तान में या लंका में जाकर के बेचें, या आप जो है यूरोप में जाकर के अपना गेहूं बेचें, या कोई भी सामान आपके यहाँ पर जो उत्पादित होता है आप जाकर के, आप निवासी हैं चूंकि भारत के, आप नागरिक हैं, आप जाकर के विदेशों में बेचें, और विदेश वाले कोई सामान वहाँ पर हो रहा तो वो आकर के यहाँ पर बेचें या अन्य देशों में जाकर के बेचें। तो इस प्रकार का जब छूट मिली होती, कोई प्रतिबंध नहीं लगता, देश का कोई सीमा का मैटर नहीं करता कि भाई हाँ इस सीमा में आपको जाना तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोई रोक टोक ना हो, तो ऐसा व्यापार मुक्त व्यापार होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है, अधिकतर आप देखेंगे देश इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। तो वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने को व्यापार कहते हैं। यही व्यापार जब देश के विभिन्न स्थानों, क्षेत्रों और प्रदेशों के बीच में होता है तो उसे आंतरिक, घरेलू और देशी या अंतर्राष्ट्रीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। लेकिन जब यही व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच होता है, अलग अलग देशों के बीच में संपन्न होता है, तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है विश्व स्तर पर तो वो व्यापार होता है आपका इंटरनेशनल व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्लियर, आगे देखें। चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण की अगर बात की जाए तो संरक्षण से तात्पर्य उस आर्थिक नीति से है, इकोनॉमिकल मेथड से है, इकोनॉमिकल जो है नीति से है, यानी कि एक तरीका। तो संरक्षण का मतलब एक ऐसे इकोनॉमिक तरीके से होता है, आर्थिक तरीके से होता है जो किसी देश द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को विकास हेतु या अपने घरेलू उद्योगों के विकास हेतु अनेक प्रकार की सुविधाएं और रियायतें, रियायत मतलब होता है कि बहुत से कम, मतलब कि जो अपने यहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त करी जाए। सरकार की ये मतलब कि वो होता है, प्रयास होता है कि जो अपने घरेलू उद्योग हैं वो ज़्यादा बढ़ें, उन पर कम टैक्स लगाया जाए, तो उसके लिए अपनाई जाती हैं। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि विदेशी वस्तुएं यहाँ पर ज़्यादा ना खरीदी जाएं। उस पर प्रतिबंध लगाता है कि भाई आप इतना ही विदेशी वस्तु आ सकती, बाकी घर में वस्तु बनेगी, ठीक है, तो वो बिकेगी।
आयातित वस्तुओं पर उचित दर से आयात शुल्क लगाया जाता है ताकि मात्रात्मक रूप से एक प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सके आयातित वस्तुओं पर। जहाँ किन्हीं कारणों से प्रतिरोधक आयात शुल्क लगा पाना संभव नहीं होता है, वहाँ घरेलू उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में रियायत दी जाती है। मतलब कि जो घरेलू कंपनियां होती हैं उनको कम टैक्स देना पड़ता है, और जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर के कोई सामान बेचती हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो संरक्षण का तात्पर्य ये होता है कि जो अपने यहाँ की जो कंपनियां हैं, अपने यहाँ के जो उद्योग हैं, वो ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़े, उन पर टैक्स कम दिया जाता है। और विदेशी जो कंपनियां होती हैं उनको बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ज़्यादा टैक्स दिया, मतलब बहुत ज़्यादा इनसे टैक्स लिया जाता है। और इनका मात्रात्मक चीज़ें बता दी थी कि भैया आप इतना ही कपड़ा बेच सकते हैं भारत में, या इतना ही चीज़ आप बना सकते हैं, इतना ही उत्पादन आप कर सकते हैं। इनकी एक सीमित दायरा होता है। लेकिन जो अपने उद्योग होते हैं, अपने देसी उद्योग, उनका कोई दायरा फिक्स नहीं किया जाता है, उनको कई छूट दी जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है। तो यही होता है संरक्षण से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, ये बात ध्यान रखिए, या अंतर्राष्ट्रीय बोले तो इकोनॉमिक्स में। तो जहाँ किन्हीं कारणों से प्रतिरोधक आयात शुल्क लगा पाना संभव नहीं होता है, वहाँ घरेलू उत्पादकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में रियायत कर दी जाती है। संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है घरेलू उत्पादन शक्ति को विकसित करके उसे मजबूत प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित करना, ताकि वो विदेशी कंपनियों की भांति टक्कर दे सके विदेशी कंपनियों को, और जा करके विदेशों में हमारी कंपनियां जो है जा करके वहाँ पर भी अपने सामान को बेचे, इस तरीके की व्यवस्था। तो यानी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक तरीका, या एक जो है एक एक प्रकार से एक रवैया, या एक संरक्षण का जो सरकार देती है यहाँ की कंपनियों को आगे बढ़ने का एक बोल सकते हैं रास्ता मिल जाता है। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, व्यापार की शर्तें से क्या आशय है। व्यापार की शर्तें क्या होती हैं? तो व्यापार की शर्तों का अभिप्राय उस दर से होता है जिस पर एक देश की वस्तुओं का विनिमय विनिमय मतलब होता है अदला बदली करना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है, हम आपको दे रहे हैं, तो आप हमको चाहे उस वस्तु के बदले कोई मौद्रिक चीज़ें दे दें यानी मुद्रा दे दें, चाहे आप हमको उस वस्तु के बदले में कोई दूसरी वस्तु दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये विनिमय कहलाता है। यानी एक वस्तु आप दो हमको, दूसरी वस्तु हम आपको दें, तो वही क्या होता है, विनिमय होता है। तो व्यापार की शर्तों का मतलब होता है एक ऐसी दर जिस पर एक देश की वस्तुओं को विनिमय दूसरे देश की वस्तुओं के साथ किया जाता है, उसी को बोलते हैं व्यापार की शर्तें। यानी किन शर्तों पर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी दर होंगी, जिन दरों के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप हमको 10 किलो चावल देंगे तो हम आपको 5 किलो गेहूं देंगे, इस प्रकार से। यानी कि मान लेते हैं आप पाकिस्तान के हो, मैं इंडिया का हूं। अब इंडिया में मान लेते हैं मैं आपको 10 किलो गेहूं दूं, तो आप हमको क्या कर दो, जो है हमको आप जो है 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, मतलब 5 किलो चावल हमको आप दे दें। तो 5 किलो चावल आपने हमको दे दिया, हमने 10 किलो गेहूं आपको दे दिया, तो हमारा और आपका व्यापार हो गया। लेकिन ये 5 किलो और 10 किलो का जो एक प्रकार से जो मात्रात्मक फिक्सेबल है, यानी कि कितना, अगर मैं 10 किलो दूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, मैं 20 दूंगा तो आप मुझे 10 देंगे, ये जो दायरा फिक्स होता है उसी को दर कहते हैं, और वही दर व्यापार की शर्तों के द्वारा निर्धारित करी जाती है। समझ में आ गया होगा। केडी दुदहा बढ़िया अर्थशास्त्री हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं। केडी दुदहा महोदय ने कहा कि व्यापार की शर्तों को किन्हीं दो अवधियों में निर्यात मूल्य एवं मात्रा तथा आयात मूल्य और मात्रा के तुलनात्मक अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी निर्यात मूल्य मतलब क्या होता है, बेचने वाला जो दाम होता है वो, और मात्रा कितनी है वो। दूसरी बात आयात मूल्य, यानी कितना आपको, मतलब कि कितना जो हमने वस्तु ली है उसका कितना मूल्य है, उसकी कितनी मात्रा है, उसकी दोनों की तुलना कर लेते हैं और उसके रूप में परिभाषित करते हैं कि व्यापार की दर क्या होगी। व्यापार की शर्तों की जानकारी के लिए आयात और निर्यात वस्तुओं के मूल्य और मात्रा दोनों के सूचकांक बनाए जाते हैं। यानी कितनी वस्तु है और उन वस्तुओं की कितनी मात्रा है और कितना मूल्य है, तो वो बनाए जाते हैं, तथा उनका परस्पर अनुपात निकाला जाता है। ये मान लेते हैं कि ये 10 किलो मान लेते हैं चावल था, 10 किलो गेहूं था, 5 किलो चावल था, इनका अनुपात निकालेंगे 1:2, तो 2:1। यानी कि अब ये फिक्स कर दिया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति 2 किलो गेहूं किसी को देता है तो उसको 1 किलो चावल मिलेगा, ठीक है, ऐसे ये फिक्स कर दिया जाता है। तो यही व्यापार की शर्तें होती हैं। तो परस्पर अनुपात निकाला जाता है। आयात निर्यात वस्तुओं के मूल्य या मात्रा संबंधी इसी अनुपात को व्यापार की शर्तें कहा जाता है। निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको थोड़ी सरल भाषा में बताया होगा। बिल्कुल आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, सीमा शुल्क संघों के उद्देश्य बताएं। सीमा शुल्क संघों के क्या उद्देश्य होते हैं? सीमा शुल्क संघ, तो सीमा शुल्क संघ का उद्देश्य होता है सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करना आसान बनाना। ये होता है सीमा शुल्क जो संघ होते हैं उनका उद्देश्य। संघ बाधा व्यापार के प्रशासनिक और वित्तीय बोझ को कम करता है और राष्ट्र के बीच
आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जो ये होते हैं सीमा शुल्क संघ। हालाँकि सदस्य देशों को अपने स्वयं के व्यवहार, स्वयं के व्यापार सौदे और बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। सदस्य देशों को अपने स्वयं के व्यापार सौदे बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। सीमा शुल्क संघ के देश आमतौर पर संघ में सदस्यता से अपने लाभ की अधिकतम करने मतलब लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों का पुनर्गठन करते हैं। यूरोपीय संघ अपने सदस्यों के आर्थिक उत्पादन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सीमा शुल्क संघ है। यूरोपीय संघ वो हमेशा अपने ही प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो एक सीमा शुल्क संघ जो होता है व्यापार निर्माण और मोड़ उत्पन्न करता है, जो आर्थिक एकीकरण में मदद करता है। सीमा शुल्क संघों के फायदे और नुकसान जो है होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कई इसके फायदे भी होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां प्रश्न है, विश्वव्यापी आयात अभ्यंस से आप क्या समझते हैं? विश्वव्यापी आयात अभ्यंस क्या होता है? तो विश्वव्यापी आयात अभ्यंस वह है जिसके अंतर्गत निर्धारित मात्रा विश्व के किसी भी देश से आयात की जा सकती है। तो विश्वव्यापी आयात अभ्यंस वह है जिसके अंतर्गत निर्धारित मात्रा विश्व के किसी भी देश से आयात की जा सकती है। आयात अभ्यंस के रूप में विश्वव्यापी अभ्यंस सफल नहीं हुआ है। इसके प्रमुख निम्नलिखित 4 कारण हैं। क्यों नहीं सफल हुआ ये विश्वव्यापी आयात अभ्यंस? चूंकि पहला कारण ये है कि इस प्रणाली में आयात करने यानी कि खरीदने वाली बड़ी फर्म यानी जो बड़ी कंपनियां या उद्योग होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, जो अल्प सूचना पर बड़ी मात्रा में आयातों के आर्डर दे देते हैं, खरीदने का आर्डर दे देते हैं। इस प्रकार छोटे आयातकर्ताओं की अवहेलना हो जाती है। तो ये इसका कारण ये रहा कि भाई छोटे जो आयातकर्ता हैं, छोटे खरीदार हैं, वो लोग वो सामान नहीं पाते और बड़े खरीदार जो होते हैं उसको पा जाते। तो पहला ये विश्वव्यापी आपका जो आयात अभ्यंस है ये एक प्रकार से असफल नहीं हुआ। दूसरी बात, जैसे ही आयातों की अनुमति की घोषणा की जाती है, आसपास के देशों के से फौरन आयात कर लिया जाता है तथा दूर के देशों को अवसर नहीं मिल पाता है। तो ये होता है इसकी, इसीलिए ये सफल नहीं हो पाया। चूँकि जो मतलब किसी देश में मान लेते कोई चीज़ बिक रही है, दूर के देश बाद में पहुँचेंगे तो उनके लिए सामान बचे रहेगा, नज़दीक के देश तुरंत जो है उसको खरीद लेंगे। और तीसरा कारण ये रहा कि विश्वव्यापी अभ्यंस का एक दोष यह भी है कि इसमें आयातकर्ताओं यानी खरीदारों में आयात की होड़ लग जाती है, जिससे घरेलू बाजार में भारी मात्रा में पूर्ति हो जाती है और कीमतों में उच्चावचन होता है यानी कि बढ़ोतरी होती रहती है। और इसके अलावा अगला कारण ये है कि आयातों की होड़ में कभी कभी यह भी होता है कि निश्चित मात्रा से अधिक आयात हो जाता है। मतलब कि आप सोच रहे कि भाई हम 100% हमारे पास या 100 किलो हमारे पास कोई चीज़ है तो हम बेचना चाह रहे हैं 50 किलो ही, और कभी कभी क्या हो रहा है कि भाई इतना ज़्यादा खरीदार आ गए कि आपको 80 किलो बेचना पड़ जा रहा है। तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है। इससे कई समस्याओं का जन्म होता है, जैसे कि जुर्माने की समस्या, वस्तु संग्रह की लागत एवं कभी कभी आयातित वस्तुओं के निर्यातक देशों को वापसी भी करनी पड़ती है। तो ये भी एक प्रकार से क्या होता है, विश्वव्यापी आयात अभ्यंस से ये सब चीज़ें होती हैं और ये आज सफल नहीं है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट करें। तो भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर की अगर बात की जाए तो किसी देश का भुगतान शेष उसके किसी एक वर्ष में किए गए वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी के समस्त प्रकार के लेन देन की प्राप्तियों और भुगतानों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन के अंतर्गत लेनदारियां तथा देनदारियां की समस्त मदें सम्मिलित होती हैं, जिनके कारण से एक देश को भुगतान प्राप्त होते हैं और शेष विश्व को भुगतान करने पड़ते हैं। तो ये होता है आपका भुगतान संतुलन। जबकि अगर बात करें व्यापार संतुलन की, तो व्यापार संतुलन जो होता है, जबकि एक देश का व्यापार संतुलन का संबंध सिर्फ दृश्य वस्तुओं के निर्यातित तथा आयातित मूल्यों का अंतर होता है। इस अर्थ में व्यापार शेष का कोई विश्लेषणात्मक महत्व नहीं है। यदि व्यापार शेष को मीड के अर्थों में लिया जाए तो इससे दृश्य और अदृश्य सेवाएं वस्तुओं दोनों सम्मिलित होंगी। अर्थात तब व्यापार संघ को निर्यातित तथा आयातित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अंतर होगा। इस अर्थ में व्यापार शेष का राष्ट्रीय आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये होता है आपका व्यापार संतुलन। ये मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में क्या अंतर होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है, प्रस्ताव वक्र विश्लेषण से आप क्या समझते हैं?
प्रस्ताव वक्र विश्लेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफर कर्व एनालिसिस। प्रस्ताव वक्र विश्लेषण यानी कि ऑफर कर्व एनालिसिस। तो प्रस्ताव वक्र तकनीकी जेएस मिल के प्रतिपूरक मांग सिद्धांत का एक विकसित रूप माना जाता है और इसे प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है एजवर्थ और मार्शल को। प्रस्ताव वक्र विश्लेषण का किसने दिया, तो इसको प्रस्तावित किसने किया, मार्शल और एजवर्थ ने। प्रस्ताव वक्रों के माध्यम से क्या होता है कि दो देशों के बीच व्यापार की कुल मात्रा यानी कितना व्यापार हुआ है वो, और व्यापार की क्या क्या शर्त रही है वो, उनका निश्चित मान निर्धारित कर लिया जाता है, उनकी वैल्यू निकाल ली जाती है, कितनी मात्रा और कितनी मतलब व्यापार की शर्तें क्या क्या थी। और किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस देश की मांग और पूर्ति दोनों की दशाओं का चित्रण करता है। यानी जिस देश मतलब कि किसी देश का प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव वक्र जो है, उस देश की मांग क्या है और उसकी पूर्ति कितनी हो पा रही है, उस देश में क्या क्या डिमांड है, क्या सप्लाई पहुंच पाई, उन्हीं की जो स्थिति होती है उन्हीं का चित्रण करता है जो ये प्रस्ताव वक्र विश्लेषण होता है। यह विदेशी वस्तु के लिए घरेलू मांग को दर्शाता है, साथ ही यह उस देश की पूर्ति दशा को दर्शाता है यदि इसके माध्यम से आयातित यानी खरीदी वस्तु की मांग के लिए किए जाने वाले निर्यात मात्रा यानी बेचे जाने वाली जो वस्तुओं की मात्रा है उसको लागत के रूप में प्रदर्शित किया जाए। प्रस्ताव वक्र का रूप या स्वरूप गैर रेखीय होता है क्योंकि खरीदी जाने वाली वस्तु पर क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। यानी कि जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती है या घटती है उसी के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर कुल आयात निर्यात की मात्रा तथा साथ ही व्यापार की शर्तों का निर्धारण वहीं पर हो जाता है। तो ये होता है आपका वक्र प्रस्ताव वक्र विश्लेषण। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में व्यापार बाधाओं की भूमिका को स्पष्ट करें। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या प्रोत्साहित करने वाले जो व्यापार बाधाएं हैं उनकी क्या भूमिका रही है उसको स्पष्ट करें। यानी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में व्यापार से रिलेटेड कुछ बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो विकासशील देश बहुत सी व्यापार बाधाएं जैसे कि आयात लाइसेंस बनवाना पड़ता है, बेचने के लिए कोई चीज़ या खरीदने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है, मात्रात्मक प्रतिबंध अपनाते हैं, मतलब कि आप कितना खरीद सकते हैं कितना बेच सकते हैं ये भी एक प्रकार से नियम कायदा बनता है। साथ ही गुप्त शुल्क है, गुप्त शुल्क मतलब कुछ होता है, कुछ मतलब गुप्त शुल्क होता है उसी में इंक्लूड रहता है, किसी भी चाहे वो हर एक मामले में टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा जैसे स्टाम्प कर हो गया गुप्त शुल्क में, इसके अलावा बंदरगाह शुल्क हो गया, अग्रिम न्यूनतम जमा राशि हो गई, कुछ पहले से जमा करना पड़ता है, ये सब वसूल करते हैं लोग। तो मतलब देश के लोग, तो ये सभी उपाय व्यापार रुकावटें उत्पन्न करते हैं। व्यापार में बहुत सारे लोग तो क्विट कर देते हैं, वहीं से छोड़ देते हैं व्यापार को, बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं आगे और वो जो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे टैक्स वगैरह, बहुत सारे लाइसेंस वगैरह बनवाने पड़ते हैं, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है किसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। ये व्यापार रुकावटें अल्प विकसित देशों के विकास को प्रोत्साहित करने में निम्नवत सहायता करती हैं, जैसे कि प्रशुल्क, प्रशुल्क माने टैक्स, और गैर प्रशुल्क बाधाएं, यानी कुछ टैक्स से रिलेटेड बाधाएं होती हैं, कुछ बिना टैक्स से रिलेटेड बाधाएं होती हैं। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि टैक्स जो होता है वो लगा दिया जाता है विदेशी वस्तुओं पर, विदेशी कंपनियों पर ज़्यादा, तो विदेशी कंपनियां नहीं आती हैं और घरेलू पर टैक्स कम कर दिया जाता है। इससे घरेलू कंपनियां आगे बढ़ जाती हैं और विदेशी कंपनियां अपने माल को महंगे दाम पर बेचती हैं और जो घरेलू कंपनियां हैं वो सस्ते दाम पर बेच देती हैं। और कभी कभी ये चीज़ उल्टी जब हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती। तो विदेशी कंपनियों को हमेशा से तवज्जो कम दिया जाता है और जो यहाँ की कंपनियां उनको ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन यहाँ की कंपनियां जो हैं उनका सामान महंगा होता है। आप देखेंगे कोई देसी सामान अगर आप खरीदेंगे तो सामान महंगा मिलता है, क्योंकि यहाँ उतनी अच्छे तरीके से लोग टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग क्या है बहुत सस्ती सामान बनाते हैं। ये चाइना का सामान आप देखेंगे बहुत सस्ता होता है और यहाँ पर मिलता है। चाइना का फ़ोन जो होता है बहुत सस्ता मिलता है, चाइना के हर चीज़ आप देखेंगे सस्ता बहुत मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन उस पर टैक्स चाइना वाले बहुत देते हैं इंडिया को, इसीलिए वो यहाँ पर सक्सेस हैं। और मतलब वो कम दाम में तभी बेचते हैं टैक्स देने के बावजूद भी, लेकिन भारत सरकार पूरी कोशिश करती है कि उनसे टैक्स जितना ज़्यादा बढ़ा करके लिया जा सके उतना लिया जाए और भारतीय कंपनियों से कम, ठीक है। फिर भी भारतीय कंपनियाँ जो होती हैं वो महंगी दाम में वो चीज़ें करती हैं। देखिए आगे देखें, विकासशील देशों के द्वारा व्यापार में खड़ी की गई रुकावटों से भुगतान संतुलन को सुधारने में मदद मिलती है।
तो ये कई सारी चीज़ें कर सकते हैं भुगतान संतुलन को लेकर के। तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में कई सारी बाधाएँ आती हैं, मतलब उसको आगे बढ़ने में, तो यही बाधाएँ ये हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है गैर टैरिफ व्यापार। गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं का औचित्य बताइए। गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं के औचित्य। तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने, भुगतान संतुलन को ठीक रखने और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में प्रशुल्क के अतिरिक्त कुछ गैर प्रशुल्क यानी कि गैर टैरिफ उपायों का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। यह बात विकासशील देशों पर विशेष रूप से लागू होती है। कई बार ऐसा होता है कि विदेशी कंपनियां, विशेष करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब जो अलग अलग देशों में कंपनियां हैं, तो किसी देश में आती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रशुल्क लगने के बावजूद भी क्या करती हैं, जो अलग अलग देशों में कंपनियां हैं, तो मान लेते हैं कि वो 20 देशों में कंपनियां हैं, 20 देशों में अच्छा इनकम हो रहा है। एक देश में अगर उनको कमाई कम भी हो रही है तो वहां पर फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए सस्ता सामान बेचते हैं और अपना ब्रांड बना लेते हैं, फिर उसके बाद में वही चीज़ महंगी बेचने लगते हैं। तो उसके बावजूद अपनी वस्तुओं के मूल्य कमी करके ही देश में बाजार में उसी कीमत पर बेचने में सफल हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई विदेशी कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो अपना सामान सस्ता जब बेचने लगती है किसी देश में आकर के, तो उससे क्या होता है, घरेलू उद्योग जो होता है वो डगमगा जाता है। तो फिर क्या करते हैं, उसी घरेलू उद्योग को बचाने के लिए जो सरकार होती है गैर टैरिफ व्यापार मतलब कि ये चीज़ें लाती हैं, तो उसके संरक्षण देने का प्रशुल्क उपाय सफल नहीं हो पाता, और ऐसी स्थिति में गैर प्रशुल्क उपाय कारगर साबित होते हैं, और गैर प्रशुल्क उपाय से इसकी मदद होती है और घरेलू कंपनियां बच जाती हैं। ठीक है, और इनकी मदद से आयात को सीमित करने का प्रयास किया जाता है कि कितना आप यहाँ पर मतलब विदेशी वाले कितना बेच सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, उनका दायरा सीमित कर दिया जाता है उसके बाद में, जब ऐसा होता है कि भाई घरेलू व्यापार उससे प्रभावित होने लगता है। टैरिफ गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं के वर्गीकरण की अगर बात की जाए, तो गैर प्रशुल्क बाधाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत यानी बांटा जा सकता है, जैसे कि मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंध। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, आयात अभ्यंश यानी कितना आप बेच सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं। प्रशुल्क अभ्यंश यानी टैक्स वगैरह लगा दिया जाता है। ठीक है, स्वैच्छित निर्यात रुकावटें। ठीक है, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें बता दी जाती है कि भाई इतना ही आप निर्यात कर सकते हैं। सुव्यवस्थित विपणन व्यवस्था अथवा अनुबंध और बहुतंतु व्यवस्था, ये सब शामिल कर दी जाती, तो ये सब मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं विदेशी कंपनियों पर। दूसरी बात, राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय की अगर बात करें, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, निर्यात अथवा उत्पादन सब्सिडी, निर्यात ऋण सब्सिडी, निर्यात पर कर राहत, सरकारी वसूली, प्रति राशि पातन शुल्क और प्रतिकार शुल्क, ये सब आते हैं। तो अगर जो विदेशी कंपनियां उन पर बढ़ा देंगे ये चीज़ें, और जो सरकारी कंपनी मतलब अपने यहाँ की कंपनियां उन पर घटा देंगे, तो क्या होगा, फिर तालमेल हो जाएगा और बराबर चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करके क्या किया जाता है, गैर टैरिफ व्यापार हो, मतलब ये सब गैर टैरिफ जो चीज़ें होती हैं उसके माध्यम से व्यापार को संतुलित किया जाता है, और अपने देश की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है देश को। तीसरा होता है प्रशासनिक, प्रमाणिक और विनियमन उपाय होते हैं बहुत सारे। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, आरोग्य तथा सुरक्षा विनियम, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, सीमा मूल्यांकन, वर्गीकरण, मार्किंग और पैकेजिंग आवश्यकताएं, आयात लाइसेंसिंग कार्रवाई, सरकारी व्यापार और एकाधिकार, आयात की सीमाओं पर विलंब, सरकारी कर्मचारियों को देश में बनी वस्तुएं खरीदने के लिए आदेश, कि भाई जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने देश के ही सामान को खरीदेंगे, विदेशी सामान को नहीं खरीदेंगे। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण लगा करके तमाम प्रकार के टैक्स अलग से लगा दिया गया कि भाई तुम्हारी चिमनी से ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तुम ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हो, वायु का, जल का, तमाम प्रकार की मार्किंग, उन पर जो है कोई छाप या उनको टेस्ट कर लेते हैं, भाई उनका प्रोडक्ट चेक कर, बार बार उन पर छापा वगैरह पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सरकारी कंपनियों को देश में बनी वस्तुओं खरीदने के लिए आदेश और स्वदेशी खरीद अभियान चलाया जाता है, और स्थानीय अंतर वस्तु आवश्यकता यानी लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, इस पर बल दिया जाता है। तो तमाम प्रकार के काम किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो घरेलू कंपनियां हैं उनके माल बिके और घरेलू वाले ज़्यादा सफल हों। ठीक है, और जो विदेशी हैं वो भी चलता रहे और टैक्स उन पर बढ़ा देते हैं और ज़्यादा कमाई करते हैं देश सरकार। तो अन्य गैर प्रशुल्क व्यापार बाधाओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौते शामिल हो जाते हैं, राशि पातन, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल, ये सब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो यही सब आपके होते हैं गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं
का के मतलब वर्गीकरण मैंने कर दिया कि भाई किस तरीके से ये व्यापार बाधाओं से मतलब जो बाधाएं आती हैं व्यापार में उनको कैसे निपटाया जाता है देश में। क्लियर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे मान लेते हैं अब क्लिनिक प्लस शैम्पू या लाइफ बॉय साबुन जो था ये विदेशी साबुन है। अब मान लेते हैं बाबा रामदेव आए, उन्होंने क्या किया, उनको टैक्स में कमी मिली। अब बाबा रामदेव ने पतंजलि वाला सब साबुन से लेकर के चाय पत्ती तक सब कुछ पतंजलि का ला दिया, नमक से लेकर के चीनी तक सब पतंजलि का उन्होंने ला दिया, हर चीज़ पतंजलि का बनने लगा। अब क्यों लोग मतलब कि पतंजलि का सामान आप देखेंगे भले ही महंगा मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन क्या होता है कि लोग स्वदेशी की वजह से खरीदते हैं तो उसको उस पर टैक्स भी कम देना पड़ता है। क्लिनिक प्लस वाले शैम्पू ज़्यादा टैक्स देते होंगे और पतंजलि वाला शैम्पू पे कम टैक्स मतलब कंपनी को देना पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही सब किया जाता है। तो इससे स्वदेशी जो होता है आंदोलन, जैसे स्वदेशी जो वस्तुएं हैं वो आगे बढ़ती हैं, स्वदेशी कंपनियां डेवलप करती हैं। इससे देश का जरूर थोड़ा बहुत नुकसान होता है। विदेशी कंपनियां चूंकि ज़्यादा आपको टैक्स देंगी और देसी कंपनियां कम टैक्स देंगी, ये जाहिर सी बात है, और उन पर कम टैक्स लगाया भी जाता है। 12वां प्रश्न है निर्यात सब्सिडी की व्याख्या कीजिए। निर्यात सब्सिडी क्या है? एक्सपोर्ट सब्सिडी। निर्यात सब्सिडी जो होती है किसी देश की सरकार के द्वारा एक निर्यातक फर्म यानी जो मतलब निर्यातक मतलब जो निर्यात करने वाली जो यहाँ पर बेचने कोई कंपनी है, भारत में कोई चीज़ बेचने आई है, तो उस निर्यातक कंपनी पर अथवा उत्पादक को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है ताकि निर्यात वस्तुओं की कीमत में कमी की जा सके। इसके निर्यात वस्तु को विदेशी व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। मतलब कभी कभी ये भी होता है निर्यात सब्सिडी दी जाती है कि अगर आप कोई देश कोई कंपनी देसी कंपनी है और ये एक देसी कंपनी से पतंजलि को, अब मोदी जी क्या करेंगे कि मान लेते हैं पतंजलि को या स्वदेशी चीज़ को बढ़ाना है, पतंजलि को भाई क्या कर दिया, निर्यात सब्सिडी दे दिया कि भाई आपको इतना पैसा हम दे रहे हैं सरकार की तरफ से, आप जो है निर्यात को बढ़ाओ, विदेशों में जाकर के इस कंपनी का प्रचार करो, देश का नाम रोशन करो। अब बाबा रामदेव क्या करेंगे, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, अमेरिका वगैरह में पतंजलि के स्टोर खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है निर्यात सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी यहाँ की जो सामान है उनको बाहरी मार्केट में बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है, और उसके करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अपने देश के निर्यातकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान दे करके उत्पाद को कम मूल्य पर बेचने के लिए प्रोत्साहित करते कि आप जाकर के अपने सामान को कम दाम में विदेशों में बेचो, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, इससे जीडीपी बढ़ेगी। किंतु प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी जिसको GATT यानी कि गैट कहते हैं, उसके बाद WTO के प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण से सरकारें विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी ही देती हैं ताकि सरकारों को एक कुछ मतलब कि बहुत सारे जो विपक्ष होते हैं वो ठोक देते हैं क्या, जैसे विपक्ष वाले जो होते हैं इसको लेकर के नाराजगी जताते हैं कि भाई आप आपके रिश्तेदार हैं इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर ऐसे तमाम प्रकार के केस सामने आपको देखने को मिलते हैं। तो गैट और WTO के प्रावधानों के बाद में क्या हुआ कि सरकारें अप्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करती कंपनियों की, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात सब्सिडी देती हैं। जैसी रियायती दरों पर ऋण हो गया, उनके द्वारा दिए गए प्रशुल्कों में वापसी हो गई, कर वगैरह में कमी वाले कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता, व्यापार मेले जैसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना हुआ, बाजार अनुसंधान विज्ञापन में वित्तीय सहायता, प्रचार प्रसार करने में मदद, और कर राहत यानी टैक्स में कमी कर दी जाती है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं सरकारें कम कर देती हैं ताकि हमारे जो देसी जो उद्योग है वो आगे बढ़ सकें, विदेशों में अपना नाम कर सकें। ये निर्यात सब्सिडी इसीलिए दी जाती है, एक्सपोर्ट सब्सिडी विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे सीमा शुल्क मूल्यांकन तथा वर्गीकरण बताइए। सीमा शुल्क का मूल्यांकन और वर्गीकरण बताएं, यानी कस्टम्स वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन। जो सीमा शुल्क होता है उसी को कस्टम बोलते हैं। तो कस्टम वैल्यूएशन क्या है या कस्टम क्लासिफिकेशन। तो कई बार सीमा शुल्क अधिकारी आयातित यानी जो खरीदी हुई वस्तु है उसके मूल्य का निर्धारण उस पर लिखे मूल्य के अनुसार ना करके अपने देश में उत्पादित वस्तु मतलब अपने देश में उत्पादित उसी वस्तु के मूल्य के आधार पर करते हैं। एक और तरीका है आयातित वस्तुओं को विलंब से छोड़ना, जिससे आयातित वस्तु की लागत अपने आप बढ़ जाए। और इसके अलावा सीमा शुल्क अधिकारी वस्तुओं का वर्गीकरण भी करते हैं और अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित करते हैं, और प्रयास यही रहता है कि आयातित वस्तुओं को घरेलू बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी बनाना। इससे आयातकों में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से ये होता है आपका सीमा शुल्क लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न है स्वैच्छिक निर्यातें
निर्यात रुकावटें क्या होती हैं? स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें यानी वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिटेंशन इज, मतलब दिखाई नहीं पड़ा यहाँ पर क्या लिखा है, आगे देखें। यानी स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें क्या है, जिसको BER कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें एक ऐसा समझौता होता है जो निर्यातक देश यानी जो बेचने वाले देश हैं उनके निर्यातकों अथवा सरकार के द्वारा आयातक देश के साथ, यानी जहाँ पर बेचे जाने, मतलब कि जैसे आप भारत का कोई मतलब भारत का कोई कंपनी है और किसी दूसरे देश में जाकर के कोई सामान बेचने वाली है, तो निर्यातक देश हो गया भारत, और जो बेचने वाला देश है, और जो खरीदने वाला देश है वो हो गया आयातक देश। तो आयातक देश के द्वारा तब किया जाता है जब उसका घरेलू उद्योग बड़े पैमाने पर आयातों से पीड़ित होता है। कहने को तो स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें स्वैच्छिक होती है, किंतु कभी कभार भी स्वैच्छिक होती है। इन्हें निर्यातकों को व्यवस्था में स्वीकार करना पड़ता है, किंतु यदि निर्यातक ऊंचे मूल्य पर कम निर्यात करके अधिक लाभ कमाने की स्थिति में होता है तो उसे इन तथाकथित स्वैच्छिक निर्यात रुकावटों को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसको लाभ मिल रहा है। अमेरिका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो EEC है उसके देशों के द्वारा इसका प्रयोग जापान तथा विकासशील देशों से स्टील, टीवी, वाहन, वस्त्र आदि के आयात पर रोक लगाने के लिए किया गया है। मतलब क्या होता है कि जो अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय है इसने क्या किया है कि मतलब कि इसका प्रयोग जापान और विकासशील देश जो हैं उससे स्टील, टीवी, वाहन, वस्त्र की आयात पर यानी खरीदारी पर रोक लगा दी कि भाई आप यहाँ से ना खरीदें। इससे क्या होता है कि जापान आगे बढ़ता है। प्रशुल्क तथा कोटा जैसे व्यापारिक प्रतिबंधों पर गैट तत्पश्चात विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा मनाही के कारण से स्वैच्छिक व्यापार प्रतिबंधों को कई देश अपनाते रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो है देश में विदेशी चीज़ें जो होती हैं वो कम दखल अंदाजी कर पाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विदेशी विनिमय दर का अर्थ बताएं। विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर का अर्थ होता है सामान्यतया दो देशों की मुद्राओं यानी कि रुपए के बीच में दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। विनिमय दर कहा जाता है अथवा इसको वास्तव में जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित हो जाती, जिस दर पर, उसी को बोलते हैं विनिमय दर। मान लेते हैं कि इस देश की मुद्रा 1 रुपये है और इस देश की मुद्रा जो है वो 2 रुपये, और 2 रुपये इस देश की है और 1 रुपये इस बराबर मानी जाती है। किस दर पर? तो मान लेते हैं वही है कि 1 रुपया 2 रुपये के बराबर है, तो यही दर हो गई, यानी 50% जो है बढ़ोतरी की दर। यानी एक ऐसी दर जिससे क्या होता है, जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसे विनिमय दर कहते हैं। अर्थात यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। यानी कि जैसे $1 के बराबर कितना 82 रुपया लगभग होता है, तो वो आपका यही दर होती है, ठीक है। तो इसे विदेशी करेंसी की एक इकाई की कीमत को घरेलू करेंसी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारतीय रुपये तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के बीच विनिमय दर जो है वो खास करके यहाँ पर 82 रुपये लिख दें, 82 रुपये बराबर $1 के रूप में व्यक्त की जाती है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण से उपयुक्त विनिमय दर को डॉलर में अगर देखेंगे तो 0.02 या ऐसे बोले तो 1 रुपया इतने बराबर होता है, वहाँ का बहुत कम डॉलर, तो इसके रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो उल्लेखनीय है कि विभिन्न देशों में अलग अलग मुद्राएं चलन में होती हैं, इसलिए एक देश की मुद्रा की विनिमय दर भिन्न भिन्न मुद्राओं के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान में आप जाएं तो इंडियन रुपया जो होगा पाकिस्तान में वो ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे कि 1 इंडियन रुपीज़ इन पाकिस्तान, तो आपको मिलेगा कि भाई 1.5-2 रुपये हम लोगों को, मतलब अगर 1 रुपया यहाँ का 1000 यहाँ से लेकर के जाओगे तो 2-3 हज़ार रुपये बन जाएगा पाकिस्तान में। अगर भारत का 1 रुपया ले जाओगे नेपाल में तो कम से कम आपका हो जाएगा 1500 या 2000 रुपये, ऐसे है, ठीक है। 1 लाख तो 2 लाख वहाँ पर हो जाता है, समझ रहे क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ की मुद्रा सस्ती है, यहाँ की मुद्रा थोड़ी महंगी है। लेकिन अगर आप अमेरिका का $1 कमाते हो, जैसे हम लोगों का जो पैसा आता है अमेरिका से वो डॉलर में आता है, तो अगर $1 हमने कमा लिया तो हमारा 82 रुपया हो जाता है। तो ये ऐसे ही रुपये आते हैं अमेरिका में, या जो सऊदी अरब जाते हैं कमाने तो वहाँ से कमाते तो वहाँ का कमाई वाले 30 रुपये 40 रुपये जो भी होता है, वहाँ 1 रुपया कमाते तो यहाँ पर 40 रुपया बनता है, तो इससे कमाई थोड़ी ज़्यादा दिखती है, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना? तो यही होता है आपका क्या, यही होता है आपका विदेशी विनिमय दर। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 16वां नंबर।
विदेशी विनिमय की मांग को स्पष्ट करें। विदेशी विनिमय की क्या मांग होती है? विदेशी विनिमय की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, जो प्रायः व्यावसायिक व्यवहार, वित्तीय व्यवहार और सट्टे के व्यवहार के लिए की जाती है। व्यावसायिक व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात यानी खरीदारी, विदेशों से ली गई सेवाओं का भुगतान और पर्यटकों के द्वारा विदेशों में किया गया जो व्यय होता है, भारतीय प्रतिभूतियां पर विदेशियों का लाभांश का भुगतान तथा अन्य व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं। वित्तीय व्यवहार के अंतर्गत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विनियोजन सम्मिलित होते हैं। जब देश के नागरिक विदेशी प्रतिभूतियों में विनियोजित करते हैं अथवा विदेशियों के ऋण चुकाते हैं, तब उनके विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। और इसी प्रकार कि मुद्रा सट्टा व्यापार व्यवहार में क्या होता है? सट्टा व्यवहार में क्या होता है कि सट्टा व्यवहार के अंतर्गत विदेशी मुद्राओं की विनिमय दरों में परिवर्तन से लाभ कमाने हेतु समय विशेष पर विदेशी मुद्रा की मांग की जाती है। तो इस तरीके से ये आपका होता है क्या? ये आपका होता है भाई विदेशी विनिमय की मांग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या होती है? विदेशी विनिमय की पूर्ति किस प्रकार करी जाती है? तो विदेशी विनिमय की पूर्ति की अगर बात की जाए तो विदेशी विनिमय यानी कि अमेरिकी डॉलर की पूर्ति घरेलू देश यानी भारत की मान लेते हैं। तो विदेशी विनिमय यानी अमेरिकी डॉलर की पूर्ति भारत के द्वारा विदेश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करेगी। कि क्या विदेशी विनिमय की पूर्ति घरेलू देश द्वारा विदेश को वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करेगी? विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी पर निर्भर करती है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति कितनी हुई। ठीक है, विदेशी विनिमय की पूर्ति भी व्यावसायिक व्यवहारों, वित्तीय व्यवहारों एवं सट्टे के व्यवहारों से होती है। व्यावसायिक व्यवहारों के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, विदेशी पर्यटकों के द्वारा देश में व्यय, विदेशों से भारतीय प्रतिभूतियों पर आय तथा अन्य मदे जिनके द्वारा भारतीय नागरिकों को भुगतान आदि प्राप्त होता है। तो विदेशों से अगर कोई प्रतिभूति है भारत में आती है तो भारत में उसको रखते हैं। विदेशों से हम जो लोग विदेशों से कमाते हैं तो उससे क्या होता है, ये सब प्रभावित होता है। इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय व्यवहारों में विदेशियों के द्वारा भारतीय दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में विनियोग, कि भारतीय प्रतिभूतियों में जो विदेशी लोग कुछ खरीदते हैं यहाँ पर आकर के, तथा अल्पकालीन विनियोग सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार सट्टे के व्यवहार में विदेशी विनिमय की वह समस्त बिक्री सम्मिलित होती है जिससे भविष्य में विनिमय दर घटने पर कम दर पर क्रय करके लाभ अर्जित किया जा सके। तो ये सब एक प्रकार से विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। ठीक है, तो ये अमेरिका के डॉलर पर डिपेंड करता है, कितना डॉलर आपने कमाया, कितना डॉलर आपने खर्च किया। तो ये होती है मांग और पूर्ति, विदेशी विनिमय की पूर्ति और विदेशी विनिमय की मांग। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न, सामान्य साम्य विश्लेषण में प्रशुल्क के यानी टैक्स के प्रभाव को बताएं। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ अंडर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। चार्ल्स पी किंडलबर्गर अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि जब कोई देश प्रशुल्क लगाता है यानी टैक्स लगाता है तब अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था किसी दूसरी साम्य दशा की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ये बताया इन्होंने, किंडलबर्गर ने। किंडलबर्गर आगे कहते हैं कि प्रशुल्क व्यापार, कीमत, उत्पादन और उपभोग को परिवर्तित करता है। क्या? जो प्रशुल्क व्यापार होता है या प्रशुल्क जो होता है वो क्या करता है? व्यापार को, कीमत को, उत्पादन को और उपभोग को सभी को परिवर्तित करता है। संसाधनों का पुनर्आवंटन करता है, संसाधनों के या साधनों के प्रयोग अनुपात को बदल देता है, आय का पुनर्वितरण करता है, रोजगार संरचना को बदलता है और भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है। कौन? प्रशुल्क। ठीक है, तो प्रशुल्क ये सब चीजें करता है। तो ये प्रशुल्क सामान्य साम्य विश्लेषण में प्रभाव डालता है, हर चीज को परिवर्तित कर देता है, चाहे वो कीमत चाहे वो व्यापार हो, चाहे कीमत, चाहे उत्पादन, चाहे उपभोग, सबको प्रभावित करता है। क्लियर? तो यही होता है आपका क्या? सामान्य साम्य विश्लेषण में प्रशुल्क का प्रभाव। प्रशुल्क का बहुत ही प्रभाव होता है, हर चीज प्रशुल्क बदल देता है। ध्यान रखेंगे टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टैरिफ के बारे में जो प्रश्न था इसके बारे में मैंने आपको बताया। टैरिफ माने आपका होता है प्रशुल्क।
अगला प्रश्न, व्यापार के हेक्सचर ओहलिन के विचार स्पष्ट करें। बढ़िया प्रश्न है। हेक्सचर ओहलिन के विचार व्यक्त करें व्यापार पर। तो हेक्सचर ओहलिन के अनुसार अगर देखें, वो कहते हैं कि यदि व्यापार के फलस्वरूप साधनों का सापेक्षिक प्रतिफल समान होता है या हो जाता है, तो जिस देश में जो साधन स्वल्प है वहाँ व्यापार को सीमित करके साधन की स्वल्पता को बनाए रखा जाएगा। अतः जिस देश में श्रम स्वल्प और पूंजी प्रचुर है, यानी स्वल्प श्रम क्या है, कम है, पूंजी ज़्यादा है, वह प्रशुल्क लगातार व्यापार की मात्रा को सीमित करेगा, जिससे स्वल्प साधन श्रम लाभान्वित होगा। इस प्रकार सैमुएल्सन ने प्रशुल्क के सस्ते श्रम के तर्क यानी पॉपुलर लेबर अरेंजमेंट का समर्थन किया कि भाई प्रशुल्क के सस्ते श्रम के तर्क का समर्थन किया। किसने? सैमुएल्सन ने। अब प्रश्न यह है कि नया प्रशुल्क से स्वल्प साधन के निरपेक्ष अंश में वृद्धि होगी क्या? चूंकि प्रशुल्क से प्रायः वास्तविक राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, इस बात की संभावना रहती है कि स्वल्प साधन का निरपेक्ष अथवा वास्तविक अंश कम हो जाएगा, भले ही प्रशुल्क से उसके सापेक्षिक अंश में वृद्धि हो जाती है जाए। उदाहरण के लिए जैसे 75 की राष्ट्रीय आय का 50% 100 की राष्ट्रीय आय का 40% से खराब है। जैसे 75 का 50% अगर देखें, 100 की राष्ट्रीय आय के 40 से खराब है, ये बिल्कुल ठीक है। 100 का 40% एकदम फिट होता है। तो 100 की राष्ट्रीय आय 40% से खराब है क्या? 75 की राष्ट्रीय आय 50%। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 20वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, आयात अभ्यंशों की लोकप्रियता के कारण बताएं। अब आयात अभ्यंश की लोकप्रियता क्यों है? सन 1930 ईस्वी के बाद विश्व के कई देशों ने आयात अभ्यंश का प्रयोग प्रशुल्क के स्थान पर किया है। धीरे धीरे प्रशुल्क के स्थान पर अभ्यंश का प्रयोग बढ़ने लगा है। इस प्रणाली की लोकप्रियता के निम्नलिखित 3 कारण हैं बढ़ने के। पहला कारण तो ये कि विदेशी पूर्ति की लोचहीनता, ठीक है, यानी यदि आयात की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ति प्रायः बेलोचदार है तो प्रशुल्क से ना तो आयात किए जाने वाले देशों में उसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है और ना ही आयातों की मात्रा को कम किया जा सकता है। इसमें केवल व्यापार की शर्तों में सुधार किया जा सकता है तथा विदेशियों पर कर लगा करके सरकारी अपनी आय बढ़ा सकती है, मतलब सरकार जो है अपनी आय को बढ़ा सकती है। किंतु यदि सरकार आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ा करके आय का पुनर्वितरण करना चाहती है तो यह अभ्यंश प्रणाली से ही संभव होता है, क्योंकि बेलोचदार विदेशी पूर्ति यानी आयातों की होने से आयातों पर अभ्यंश द्वारा प्रतिबंध लगा करके घरेलू कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। तो अभ्यंश के द्वारा क्या होता है? सरकारों को फायदा होता है। इसलिए विदेशी पूर्ति मतलब जो है उसको जो है प्रभावित करने के लिए आप देखते हैं सरकार अपनी आय बढ़ाती है टैक्स लगा करके विदेशी कंपनियों पर, तो ये बड़ा फायदा होता है। तो ये इससे आज जो टैरिफ होता है, टैरिफ प्लान जो एक बोलते हैं टैरिफ या प्रशुल्क लगा करके पहले चीज़ें होती थी, प्रशुल्क के स्थान पर अभ्यंश लगाया जाता है अब। तो अभ्यंशों की लोकप्रियता इसलिए बढ़ती है क्योंकि क्या होता है कि इससे सरकारें टैक्स बहुत अच्छे तरीके से कमा पाती हैं। सरकारें बड़ा अच्छा टैक्स पाती हैं और इससे जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो टैक्स ज़्यादा देती हैं और उनकी मतलब जो मूल्य होता है वो हो सकता है बढ़ा दे, लेकिन टैक्स ज़्यादा देते हैं वो, ठीक है। दूसरी बात, आयातों के प्रतिबंध की निश्चितता होती है। अभ्यंश प्रणाली से आयातों को प्रत्यक्ष तथा निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रशुल्क लगा करके यह पहले से नहीं जाना जा सकता कि निश्चित अवधि में कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा। इस तर्क पर निश्चित आयात अभ्यंश श्रेष्ठ है। यानी अभ्यंश जो होता है वो आयात मतलब उससे क्या बोलते हैं, अभ्यंश जो है वो प्रशुल्क से इस मायने में भी ठीक है क्योंकि अभ्यंश से ये पता लगा पाएंगे कि भाई आप एक साल के अंदर कितना कंपनी कितना प्रोडक्ट बेच सकती है, उसी अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन प्रशुल्क के माध्यम से ये नहीं फिक्स कर पाते थे पहले के जो नियम थे कि भाई इस पर ये कंपनी एक साल में कितना चीज़ बना लेगी, तो टैक्स अपनी मनमानी लगा देते थे, तो टैक्स कम भी हो जाता था कभी कभी। अब क्या है, कितनी जितनी मात्रा होगी उसी हिसाब से टैक्स लगा देंगे, सरकार का बड़ा फायदा होगा इससे, तो ये इससे लोकप्रियता बढ़ी है। तीसरा कारण है कि प्रशासन संबंधी लोच, एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्सिबिलिटी। अभ्यंशों की लोकप्रियता का तीसरा कारण यह है कि इसका प्रशासन अधिक लोचपूर्ण होता है और प्रभावशील होता है, इम्पैक्टफुल होता है और लोचपूर्ण होता है। ठीक है, लोचपूर्ण मतलब क्या होता है, फिक्सिबिलिटी इसमें होती है।
इसे आसानी से लागू और परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और जबकि प्रशुल्क की दरों में परिवर्तन करने के लिए कानूनी अड़चनें होती थी बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत करती थी। लेकिन क्या है, अब जो अभ्यंश है उसको आप फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको आप जो है परिवर्तित करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये कई मामलों में ठीक है, इसीलिए इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ा है और इससे लोग जो है इसको लोग ज़्यादा एक प्रकार से मानते भी हैं, मतलब इसको लोग फॉलो भी करते हैं और पॉपुलरिटी इसकी बड़ी है अभ्यंश की, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आयात अभ्यंश और प्रशुल्क में अंतर स्पष्ट करें। आयात अभ्यंश और प्रशुल्क एक तुलनात्मक विवेचन की अगर बात करें, यानी कि क्वाट्स कंपेयर्ड विथ टैरिफ, कंपेयर्ड विथ टैरिफ क्वाट्स, ठीक है। क्वाट्स और टैरिफ में क्या डिफरेंस होता है। यद्यपि समग्र रूप से प्रशुल्क और आयात अभ्यंश दोनों के प्रभाव में समानता दिखाई पड़ती है, प्रभाव दोनों के समान होते हैं, फिर भी दोनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रभावों को देखते हुए कुछ अंतर जरूर बनते हैं। जैसे कि पहला अंतर ये होता है अभ्यंश और प्रशुल्क में कि किसी भी रूप में कोटा प्रणाली से जिन समस्याओं का जन्म होता है वे प्रशुल्क से पैदा नहीं होती। प्रशुल्क लगा करके विदेशी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा करके व्यापार को सीमित किया जा सकता है कि भाई वो आप उनकी विदेशी वस्तुओं पर आप कीमत बढ़ा देंगे, उनका टैक्स का कीमत बढ़ा दें या उनकी वस्तुओं की कीमत बढ़ा करके उनके जो व्यापार है उसको सीमित कर सकते हैं आप। परंतु प्रशुल्क का भुगतान कर असीमित मात्रा में आयात किया जा सकता है। आयात अभ्यंश लगा करके एक निश्चित मात्रा के बाद आयातों को रोक दिया जा सकता है, या आप इतना आयात किए हैं उसके बाद में आप नहीं कर पाएंगे, तो ये रोका जा सकता है। एल्सबर्थ कहते हैं कि वे यानी अभ्यंश प्रत्यक्ष और परिमाणात्मक प्रतिबंध के उपाय होते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप से और परिमाणात्मक रूप से प्रतिबंध करने का उपाय होता है। अभ्यंश कंपनियों पर व्यापार का पूर्ण निषेध करने हेतु आधी मंजिल के रूप में काम करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर है। दूसरा अंतर ये कि प्रशुल्क के अंतर्गत मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई की बाजार शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई किस पर डिपेंड होती है, बाजार की शक्ति पर, उसके द्वारा निर्धारित होती है। और कौन आयात करेगा, कितनी मात्रा में होगा, ये सब बाजार डिपेंड करेगा। उत्पादक प्रशुल्क का भुगतान करने पर चाहे जितनी मात्रा में आयात कर सकता है, किंतु अभ्यंश प्रणाली में क्या होता है, केवल एक निश्चित मात्रा तक ही आयात किया जा सकता है और इसका निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा नहीं होता है। ये अभ्यंश का फायदा होता है। हैवलर के अनुसार अधिकतम कीमत निश्चित करने के समान आयात अभ्यंशों की निश्चित करना भी कीमत संयंत्र में हस्तक्षेप होता है और कीमत प्रणाली के लिए अलग होता है ये। तो इस तरीके से ये दोनों में अंतर हो गया। तीसरा अंतर ये है कि जहाँ तक संरक्षण और पुनर्वितरण के प्रभाव का प्रश्न है, अभ्यंश और प्रशुल्क में ज़्यादा भिन्नता नहीं होती है। व्यवहार में आयात अभ्यंश अधिक संरक्षणात्मक होते हैं, किंतु जब तक या जहाँ तक आय प्रभाव का प्रश्न है, इन दोनों में यह अंतर है कि जहाँ प्रशुल्क से सरकार को आय प्राप्त होती है, प्रशुल्क से, टैरिफ से, आयात अभ्यंशों से कोई आय नहीं प्राप्त होती है। यह अंतर आयात लाइसेंसों की सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से समाप्त किया जाता है। तो ये कुछ अंतर हो गए इसमें दोनों में, आयात अभ्यंश और प्रशुल्क में, जो कि मैंने आपको बताए। ध्यान रखेंगे, इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जो कुछ भी आपको याद रहे एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इसको लेकर के, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ मात्रा में आपको कुछ कंटेंट दे दिया जाए ताकि आप इसको पढ़ पाएँ, जान पाएँ। देखिए अगला प्रश्न है, 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टापलर सेमुल्सन प्रमेय बताएं। स्टापलर सेमुल्सन का जो प्रमेय है उसके बारे में अगर बताएं तो क्या कहता है। स्टापलर सेमुल्सन ने हैक्सचर और ओहलिन के मत को स्वीकार नहीं किया। जो इससे पहले मैंने आपको बताया था हैक्सचर और ओहलिन का मत, ठीक है, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, किसने, स्टापलर और सेमुल्सन ने। और 1941 ईस्वी में इन लोगों ने अपने निबंध में यह मत प्रतिपादित करा कि प्रशुल्क के फलस्वरूप स्वल्प साधन के सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों अंशों में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि दो साधनों वाली अर्थव्यवस्था में प्रशुल्क से स्वल्प साधन की निरपेक्ष मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी और व्यापार की शर्तें एवं समग्र रूप से वास्तविक आय पर होने वाले प्रभाव का विचार किए बिना ही
यदि प्रशुल्क के फलस्वरूप दूसरे देश द्वारा बदले की भावना का कदम उठाया जाए या कदम ना उठाया जाए तो प्रशुल्क से उस साधन के सापेक्षिक अंश और वास्तविक आय में वृद्धि होगी, जो संरक्षित उद्योग में सापेक्षिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक श्रम स्वल्प देश संरक्षण अपना करके श्रम की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कर सकता है, भले ही उससे समग्र रूप से राष्ट्रीय आय कम हो जाए। प्रशुल्क का हानिकारक प्रभाव देश के प्रचुर साधन पर पड़ेगा, अर्थात सापेक्षिक रूप से अगर देखें तो प्रचुर साधन के सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों अंश कम हो जाएंगे प्रशुल्क के माध्यम से। तो प्रशुल्क का हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यही चीजें इन लोगों ने बताई, उनको स्पष्ट करा स्टापलर और सैमुअल्सन ने, उनकी प्रमेय ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय के संबंध में लैंकेस्टर का विचार क्या है, स्पष्ट करें। तो लैंकेस्टर इस संबंध में कहते हैं, स्टापलर और सैमुअल्सन के प्रमेय में संशोधन किया। लैंकेस्टर ने कहा कि सैमुअल्सन ने बताया कि प्रशुल्क से किसी भी वस्तु के संदर्भ में स्वल्प साधन की वास्तविक आय बढ़ जाती है, किंतु लैंकेस्टर कहते हैं कि दो वस्तु दो साधन मॉडल में भी यही सही नहीं है। दो वस्तु दो साधन मॉडल में ये नियम सही नहीं बैठता है। स्टापलर सैमुअल्सन की मान्यताओं में लैंकेस्टर ने यह माना, यह भी जोड़ दिया कि श्रम की आय एक वस्तु पर तथा पूंजीपति की आय पूर्ण रूप से दूसरी वस्तु पर व्यय की जाती है और इससे उस वस्तु की कुल मांग में परिवर्तन हो जाएगा जिस पर समस्त मजदूरी व्यय की जाती है। संभव है कि पूंजी प्रचुर देश पूंजी प्रधान वस्तु को श्रम वस्तु के रूप में व्यक्त करे। समग्र रूप से देश की मांग ऐसी हो कि पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करना पड़े। यदि देश आयातों पर प्रशुल्क लगाता है तो इससे श्रम को लाभ नहीं होगा, वरन पूंजी को लाभ होगा, जिसका आयात प्रतिस्थापित उद्योग में गहनता से प्रयोग होगा या होता है। स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय उसी समय लागू होता है जब देश श्रम प्रधान वस्तुओं को आयात करे। अगर श्रम प्रधान वस्तु नहीं है, मतलब जब देश श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात करेगी तभी स्टापलर सैमुअल्सन प्रमेय लागू होगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर उसके बाद में लैंकेस्टर ने जो इसमें जोड़ा है वो शामिल हो जाएगा और पूंजी वाला जो फैक्टर है वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो श्रम और पूंजी दोनों को इसमें ऐड कर दिया उन्होंने, किसने, लैंकेस्टर ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, गैर प्रशुल्क बाधाओं का वर्गीकरण कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताएंगे गैर प्रशुल्क बाधाओं का वर्गीकरण करें। तो गैर प्रशुल्क बाधाओं को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आपका देखेंगे मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंधों के अंतर्गत आयात, तो अभ्यंश हो गया, प्रशुल्क हो गया, प्रशुल्क अभ्यंश, स्वैच्छिक निर्यात रुकावटें, ठीक है, सुव्यवस्थित विपणन व्यवस्था अथवा अनुबंध या बहुतंत्र व्यवस्था, ये सब जो हैं सम्मिलित होते हैं मात्रात्मक व्यवहार प्रतिबंधों में, गैर प्रशुल्क मतलब इसमें गैर प्रशुल्क बाधाओं के वर्गीकरण में। दूसरा होता है राजकोषीय उपाय, जो एक प्रकार से मतलब राजकोषीय जो उपाय होते हैं उसके अंतर्गत निर्यात और आयात, मतलब निर्यात अथवा उत्पादन सब्सिडी, निर्यात ऋण सब्सिडी, निर्यात पर कर राहत, सरकारी वसूली और प्रति राशि पातन शुल्क, प्रतिकार शुल्क, ये सब जो है आते हैं किसमें, राजकोषीय उपायों में। और मात्रात्मक व्यापार प्रतिबंधों में ये चीज़ें आती हैं जो यहाँ पर आपको लिखी गई हैं, बताई गई हैं। तो गैर प्रशुल्क बाधाओं का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, पहला मात्रात्मक व्यवहार प्रतिबंध और दूसरा राजकोषीय उपाय। तो ये होते हैं आपके प्रशुल्क बाधाओं के बारे में जो मैंने आपको बताया, जिससे किसी भी कंपनी को एक प्रकार से मतलब अपने देश के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है और दूसरे कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा उनसे टैक्स की कमाई करी जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विनिमय व्यापार में नियंत्रण हेतु सरकार के द्वारा क्या अधिनियम है। विनिमय व्यापार में नियंत्रण यानी कंट्रोल के लिए सरकार के द्वारा क्या अधिनियम बनाए गए हैं। तो विनिमय व्यापार में नियंत्रण हेतु सरकार ने सन 1919 ईस्वी में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम को समाप्त कर विदेशी
विनियमन या विनिमय प्रबंधन अधिनियम लागू किया। और इस अधिनियम के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य विदेशी विनियम का विदेशी विनिमय का नियंत्रण ना करके केवल उसका प्रबंधन करना होता है, उस पर मैनेजमेंट करना होता है। मतलब कि विदेशी विनिमय को रोकना नहीं है, विदेशी विनिमय को व्यवस्थित तरीके से करना। इस प्रबंधन का उद्देश्य यह है कि विदेशी व्यापार से संबंधित भुगतानों में कोई रुकावट या कोई कठिनाई ना आए या ना आने पाए, तथा साथ ही साथ भारत के विदेशी विनिमय बाजार का सुचारू ढंग से विकास हो सके। इस क्रम में सर्वप्रथम रुपये की चालू खाते पर आंशिक परिवर्तनीयता लागू की गई। बाद में चालू खाते पर रुपये की पूर्ण मतलब परिवर्तनीयता लागू की गई। पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर प्रारंभ से संदेह बना रहा। संदेहों को दूर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने 1997 ईस्वी में श्री एस तारापोर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। तारापोर समिति ने सिफारिश करी कि पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करने से पूर्व राजकोषीय घाटे को कम करने, स्फीति को नियंत्रित करने तथा वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने की बात कही। तो ये आपका होता है विनिमय व्यापार में नियंत्रण हेतु सरकार के द्वारा ये सब अधिनियम चलाए गए, जो तमाम प्रकार के चीज़ें करते हैं और विनिमय को विधिवत तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण के हिसाब से आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 26 नंबर। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बताइए। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कई कारण हैं। दीर्घकालीन अथवा लंबे समय या सामान्य विनिमय दर की प्रवृत्ति स्थिरता की ओर होती है, किंतु अल्पकालीन या बाजार दर या वास्तविक विनिमय दर में परिवर्तन होते रहते हैं लगातार। विनिमय दरों में उच्चावचनों के लिए मुख्यतः विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियाँ ही उत्तरदायी होती हैं, जिसके कारण से परिवर्तन होता है। किंतु इसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी विनिमय दरों में उच्चावचन या परिवर्तन लाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। क्योंकि विनिमय की जो दर होती है कि किस दर पर आप जो है एक वस्तु को बदलेंगे किसी दूसरे वस्तु से, उसको लेकर के कई चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आयातों और कीमतों या आयातों और निर्यातों में परिवर्तन। जब आयात और निर्यात बढ़ता घटता है उस पर उससे जो है इसकी विनिमय दर जो होती है घटती बढ़ती है। यदि किसी देश के निर्यात से आयात बढ़ जाता है, यानी कि निर्यात मतलब होता है खरीद बेचना और आयात माने खरीदना। अगर कोई देश ज़्यादा खरीदारी करता है और बेच मतलब वो जो है सामान को बेचता कम है, खरीदारी ज़्यादा करता है, तो आयात अगर बढ़ जाएगा, निर्यात कम हो जाएगा, तो विदेशी मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाएगी। विदेशी मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाएगी, यानी कि मांग ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम हो पाएगी और विनिमय दर उस देश की मुद्रा के प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि वो देश एक प्रकार से गरीब होता चला जाएगा और विदेशी मुद्रा जो होगी उसको कम प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि देश की आयात निर्यातों की तुलना में कम है, यानी आयात जो है निर्यातों की तुलना में कम है, तो विदेशी विनिमय की मांग पूर्ति की तुलना में कम होगी, अतः विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो आयात और निर्यात में परिवर्तन के साथ साथ जो विनिमय दर होती है वो भी परिवर्तित होती है। दूसरी बात, कीमतों में परिवर्तन लाने से विभिन्न देशों के सापेक्ष कीमत स्तरों में परिवर्तन विनिमय दर परिवर्तन लाते हैं। यदि घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि विदेशी कीमत स्तर की तुलना में अधिक होती है तो निर्यात महंगे होने के कारण से घट जाते हैं, जबकि आयात सापेक्षिक रूप से सस्ते होने के कारण से बढ़ जाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी देश में सस्ता मिल रही है तो आप उसको खरीदारी बढ़ेगी आपकी, आप ज़्यादा खरीदोगे। अगर वो चीज़ें महंगी मतलब आपके यहाँ पर कोई चीज़ है, आप उसको सस्ता बेचोगे तो लोग बहुत खरीदेंगे, महंगा बेचोगे कम लोग खरीदेंगे। तो इसके परिणामतः कीमत अगर में परिवर्तन करेंगे आप वस्तुओं के, तो इसके भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है और देश की विनिमय दर में कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, घटेगी तो ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये कीमतों में परिवर्तन से विनिमय की जो दर होती है वो घटती बढ़ती रहती है। तीसरा बात यह है कि ब्याज दरों में परिवर्तन होने से, ठीक है, ब्याज दरों में परिवर्तन से विनिमय दर में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? यदि देश में ब्याज की दरें विदेशों की तुलना में सापेक्षता अधिक हो जाती हैं, अगर देश में ब्याज की जो दरें हैं वो विदेशों के ब्याज की दर से ज़्यादा हो गई, तो विदेशों से पूंजी का अंतर प्रवाह होता है और घरेलू करेंसी की विनिमय दर का मूल्य विदेशी करेंसी की तुलना में बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि घरेलू ब्याज दरें सापेक्षता कम होती हैं दूसरे देश के, तो विनिमय दर का मूल्य घट जाता है और इस दृष्टि से ये फिर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से ये होता है विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण, यानी कि आयातों और निर्यातों में परिवर्तन होने से विदेशी विनिमय प्रभावित होता है, कीमतों में परिवर्तन से और ब्याज दरों में परिवर्तन से। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर प्रश्न है,
भुगतान संतुलन में समायोजन किस प्रकार होता है, फटाफट से आप बताएंगे। तो भुगतान संतुलन में समायोजन की अगर बात करें तो यदि भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति दीर्घकाल यानी लंबे समय तक बनी रहती है तो यह सिर्फ या ना सिर्फ उस देश के लिए वरन पूरे विश्व के लिए ठीक बात नहीं होती है। अतः एक सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए भुगतान संतुलन में संतुलन आवश्यक होता है। असंतुलन को समायोजित करने के लिए एक देश किस प्रकार की आर्थिक नीतियां या उपाय को लागू करें उसके लिए भुगतान संतुलन की स्थिति पर निर्भर करेगा। चूंकि भुगतान संतुलन का अतिरेक सामान्यतः कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं करता है और प्रतिकूल या घाटे में भुगतान संतुलन की अपेक्षा कम हानिकारक होता है, इसलिए भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस देश के लिए। भुगतान संतुलन के घाटे के पूरा करने के लिए आवश्यक होता है कि स्वायत्त लेन देन में भुगतानों की अपेक्षा प्राप्तियों में अधिक वृद्धि हो। स्पष्ट है कि असंतुलन को दूर करने के लिए उन मदों या कारकों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है जो भुगतान संतुलन की प्राप्तियों तथा भुगतानों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से आपके भुगतान संतुलन में समायोजन की बड़ी ज़रूरत होती है। संतुलित अगर रहेगा भुगतान संतुलन तो ज़बरदस्त तरीके से आर्थिक गतिविधियाँ उन्नति करेंगी और ठीक तरीके से देश चलता रहेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार की अगर बात की जाए तो दो राष्ट्रों के बीच में या दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं तथा एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर यानी एक ही देश के भीतर होने वाले व्यापार को अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार कहते हैं। अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार को ओहलिन अंतर स्थानीय व्यापार भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कई अर्थशास्त्री अंतर क्षेत्रीय तथा स्थानीय व्यापार से भिन्न नहीं मानते हैं क्योंकि दोनों ही विनिमय की क्रियाएं मूलतः एक सी होती हैं, परंतु वो दो देशों के बीच में होता है और जो अंतर क्षेत्रीय होता है एक ही देश के भीतर में होता है। वास्तव में अर्थशास्त्रियों के बीच यह काफ़ी विवाद का विषय रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय या स्थानीय व्यापार से भिन्न है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन दोनों में एक निश्चित मूलभूत अंतर है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे कि ओहलिन और हैबलर जो दो अर्थशास्त्री ये हैं, इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में अंतर स्थापित करना ना तो संभव है और ना ही इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए अंतर वाला मामला हटा ही दो, ऐसा ओहलिन और हैबलर ने कहा। जबकि जो प्राचीन अर्थशास्त्री हैं या जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, पहले के अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि भाई जो दो देशों के बीच में होता है व्यापार वो आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय और जो एक देश की सीमा के अंदर होता है वो होता है अंतर क्षेत्रीय या इसको बोलते हैं आप स्थानीय व्यापार। ठीक है, हालांकि दोनों व्यापार के जो नियम होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, तो इस तरीके से अंतर करना उतना ज़्यादा सरल नहीं होगा, ऐसे कुछ विद्वानों का मानना है। क्योंकि एक देश के नागरिकों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय आंतरिक व्यापार तथा एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जा सकता है। ये एक सिंपल सी परिभाषा आप दे सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है 29 नंबर कि उत्पाद गतिशीलता और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताओं पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, उत्पाद गतिशीलता क्या होती है। उत्पाद गतिशीलता की अगर बात की जाए तो एक राष्ट्र या एक देश के अंदर या भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही या गतिशीलता स्वतंत्र होती है। ठीक है, यदि गतिशीलता सिर्फ भौगोलिक दूरी या परिवहन लागत के द्वारा सीमित होती है, परंतु दो राष्ट्रों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं की गतिशीलता पर अनेक मानवजनित प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क अवरोध होते हैं जो कि वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को न सिर्फ सीमित कर देते हैं बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता से भिन्न प्रकार बना देते हैं, मतलब कि अलग बना देते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राकृतिक अवरोध जैसे भौगोलिक दूरी तथा परिवहन लागत में काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है और जिसमें उत्पाद गतिशीलता जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। कहाँ भेजना है, कहाँ वस्तु बनी है, कितना आपका परिवहन लागत कितना लगेगा, तो ये सब चीज़ें। राजनीतिक सीमाओं का अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान का नियंत्रण एवं नियमन विभिन्न रूपों में करता है काम। और जैसे प्रशुल्क को हो गया, कोटा, विनिमय नियंत्रण, विदेशी व्यापार अधिनियम, नियंत्रण के अति सूक्ष्म उपाय जिसे प्रशासनिक संरक्षणवाद कहा जाता है, ये सब उसमें काम करते हैं। तो उत्पाद गतिशीलता ये होती है कि भाई अगर आप
मतलब किसी दूसरे छोर से बनाते हैं, भारत देश का कोई प्रोडक्ट है, अगर आप विदेशों में बेचोगे तो उत्पाद गतिशीलता उसमें उत्पन्न होगी और उसमें कई प्रकार के टैक्स लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताओं की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएं जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन देनों में अनेक प्रकार की जटिलता एवं अवरोध पैदा करती हैं, जो कि घरेलू व्यापार तथा विनिमय में नहीं होता है। एक राष्ट्र के अंदर मौद्रिक कानून तथा वित्तीय प्रणाली व व्यवस्था सभी क्षेत्रों में एक ही तरह होती है, जबकि आंतरिक और अंतर क्षेत्रीय व्यापार विनिमय के माध्यम से लिए गए मूल्य के मापन के लिए एक ही करेंसी का प्रयोग किया जाता है, जिससे विनिमय काफ़ी आसान होता है। अपने देश में अगर आपको व्यापार करना है तो अगर मान लेते हैं कोई बिहार में कोई सामान बस मतलब बनता है और तमिलनाडु में बेचा जाता है, तो वो उत्पाद गतिशीलता में जरूर आएगा, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विभिन्नताएं होती हैं उनमें क्या होता है कि अगर आपने भारत में कोई सामान बना, अगर आप उसको अमेरिका में बेचोगे तो बड़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि अमेरिका डॉलर में होता है। तो एक तो भाई आपको रुपया और डॉलर में थोड़ा सा वो दर देखनी पड़ेगी, विनिमय दर। इसके अलावा फिर क्या होगा, आप अगर वही सामान चाइना में बेचोगे तो चाइना के रुपए के हिसाब से उसकी दर निकालनी पड़ेगी, तो बड़ा दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के अंतर के कारण से विभिन्न देशों की मुद्राओं को एक निश्चित अनुपात में विनिमय की आवश्यकता होती है। इसलिए आप देखते हैं विश्व बैंक वगैरह या एक मानक तय किया जाता है कि इतने मानक पर वस्तुओं का लेन देन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य या अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक विभिन्नताएं उनको खत्म करने के लिए नियम बनाए जाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये आपका हो गया भाई क्या, विदेशी व्यापार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र आपने समझा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा करी। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाएँ और इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को इसको और लाइक करें। ओके, तो ये आज आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इकोनॉमिक्स के पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों ने समझा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।